रिबल में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन, हमास के लड़ाकों पर आईडीएफ का बड़ा हमला, टैंक और ग्रेनेड लॉन्चर से हमास ठिकानों पर गोले दागे। एक और बड़ी खबर आ रही है, देखिए गाजा में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन जारी, जबालिया कैंप इलाके में आईडीएफ की रेड हुई है। आईडीएफ जवानों ने हमास की जायतून ब्रिगेड को घेरा है। जबालिया कैंप इलाके में आईडीएफ की रेड की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं मैं, जहां पर हमास की जायतून ब्रिगेड को आईडीएफ जवानों ने घेर लिया है। उधर इजराइल ने एक पूरी इमारत को बम धमाके से उड़ाकर रख दिया है। इमारत में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद संगठन का हथियार गोदाम होने का दावा है। आईडीएफ ने बम लगाकर पूरी इमारत तबाह कर दी। एक पूरी इमारत को बम से उड़ा दिया इजराइल ने और दावा है कि वहां पर फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद का हथियार गोदाम था। उधर जेनिन में इजरायली सैन्य वाहन तबाह हो गए। हमास लड़ाकों ने इजराइल के एक सैन्य वाहन को तबाह कर दिया। हमास लड़ाकों ने रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। और मध्य गाजा में इजराइल की एयर स्ट्राइक, रात के वक्त इजराइल ने वहां पर बॉम्ब गिराए, अल ब्यूरेज शरणार्थी शिविर को निशाना बनाया। मध्य गाजा में इजराइल की एयर स्ट्राइक, आधी रात में इजराइल ने वहां पर बम गिराए हैं। रात के वक्त इजराइल ने बम गिराए हैं और शरणार्थी शिविर को निशाना बनाया इजराइल ने। उधर जबालिया रेफ्यूजी कैंप में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक हुई है। हमले के बाद रेफ्यूजी कैंप में तबाही मच गई। मलबे में दबे लोगों की तलाश जारी है। देखिए जबालिया कैंप में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तबाही के बाद मलबे में अभी भी लोगों की तलाश वहां चल रही है। इसी बीच ईरान ने अमेरिका पर बड़ा आरोप लगा दिया है। अमेरिका की वजह से भड़केगा गाजा युद्ध, यह ईरान ने कहा है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन का बयान है, गाजा में हमले नहीं रुके तो कुछ भी संभव है, यह कहा अब्दुल्लाहियन ने। उधर ईरान को इजराइल अमेरिका की बड़ी धमकी सामने आई है। ईरान की, मुसलमान मिलकर बदला लेंगे, यह कहा ईरान ने। ईरान ने इजराइल और अमेरिका को यह बड़ी धमकी दी है। उसने कहा है कि मुसलमान मिलकर बदला लेंगे गाजा का। ईरान के मेजर जनरल सलामी बोले, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस अंजाम भुगतेंगे, अभी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं, यह कहा सलामी ने। तो ईरान का ऐलान, वर्ल्ड वॉर 3 का प्लान। आइए जरा बिग वॉल पर मैं आपको इसकी जानकारी देता हूं। अमेरिका और ब्रिटेन, फ्रांस जैसी कुछ पाखंडी सरकारें बेगुनाहों की हत्या पर अपनी खामोशी से नैतिक रूप से बुरी तरह से हार गई है, यह कहा है मेजर जनरल सलाम हुसैनी ने। मुसलमान गाजा के पीड़ित लोगों का बदला लेंगे। इजराइल कभी चैन और सुकून से नहीं जी पाएगा। तनाव इजराइल की जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। अभी पूरी क्षमता का इस्तेमाल हमने नहीं किया है, आगे बहुत कुछ होगा, ये कहा है मेजर जनरल सलाम हुसैनी ने। और देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हैं एज डिफेंस एक्सपर्ट, कर्नल एस डिन्नी है एज डिफेंस एक्सपर्ट। आप दोनों का स्वागत है। लेकिन जनरल कुलकर्णी, ईरान अमेरिका को अगर ये कहे कि मुसलमान बदला लेंगे, तो क्या ये मतलब केवल गाजा युद्ध से जुड़ा हुआ है या इसमें कुछ बड़ा उनका मकसद दिखता है? धन्यवाद। मुझे लगता है इसमें कोई शक नहीं कि ईरान बार बार अमेरिका के ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि ईरान जो है, इसने हिजबुल्लाह, हमास और हुदी का सपोर्ट किया है। ये सब देखते हुए ईरान को अब लग रहा है कि किसी प्रकार से भी जो वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स के अंदर जो ईरान रोल प्ले करना चाहता था, उसमें कहीं दखलंदाजी हो गई है। क्योंकि तुर्की, ईरान और सऊदी अरेबिया, ये 3 देश हैं जो पूरे वेस्ट एशिया के अंदर अपना दबदबा बनाना चाहते हैं, मुसलमानों की लीडरशिप लेना चाहते हैं। उस लीडरशिप को खतरे में देखते हुए आज ईरान का ये जो स्टेटमेंट आया है, हमने उस
संदर्भ में देखना है कि ईरान चाहता है कि वो जो लीडरशिप है मुस्लिम वर्ल्ड की वो उसके हाथ में आए। ठीक है। पर्शियन एम्पायर जो है सबसे पुराना एम्पायर है, उसके बाद ऑटोमन है और अब सऊदी अरेबिया है। तो ऐसे हालात में वो वेस्टर्न वर्ल्ड को, खासकर अमेरिका को एक तरीके से धमकी दे रहा है। और मुसलमान चाहे वो शिया हो या सुन्नी हो, एक वक्त उनको लग रहा है कि गाजा उनको एक मौका मिला है कि सबको मिल जाए और अमेरिका के बरखिलाफ इस तरह के युद्ध घोषित करे, धर्म युद्ध जिसे बोलते हैं, जो 100 इयर्स वॉर पहले हुआ था, अब एक धर्म युद्ध की घोषणा करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है सर, मैं आता हूं इस बीच। देखिए एक और जो बड़ी खबर है वो है एटमी खतरे की। जंग के बीच युद्ध में एटमी युद्ध का खतरा बढ़ गया है। एटमी जंग में तब्दील हो सकता है गाजा का यह युद्ध, ये बड़ी जानकारी आ रही है। यूक्रेन और इजराइल के बीच, यूक्रेन और इजराइल दोनों वॉर में एटमी खतरा इस वक्त दिख रहा है। चीन के स्कॉलर ने इसकी पूरी वजह बताई है। यूएस, ईरान और नेटो पर नजर, ये वो कह रहे हैं यूएस, ईरान और नेटो सब पर नजर रखना होगा। आइए समझते हैं कि चीन के जाने माने स्कॉलर हुआंग रेनवेई ने अपने एनालिसिस में और क्या कुछ कहा है। उनका ये जो एटमी विश्लेषण है ये क्या कहता है, आइए बिग वॉल पर आपको दिखाते हैं। दो मोर्चे और दोनों पर एटमी जंग का खतरा है। स्थिति 1, नेटो और रूस में जंग शुरू हो जाए। स्थिति 2, ईरान और अमेरिका में जंग शुरू हो जाए, यानी वहां नेटो आ जाए सामने या यहां ईरान और अमेरिका आ जाएं। रूस यूक्रेन वॉर बहुत खतरनाक स्थिति में है। इजराइल हमास वॉर ये भी बहुत खतरनाक स्थिति में है। आशंका क्या है? बड़े देश या सैन्य संगठन की एंट्री होते ही एटमी खतरा बढ़ जाएगा। कहां एटमी खतरा नहीं है? आने वाले समय में चीन और ताइवान जंग होती है तो चीन ऐसा गैर जिम्मेदारी भरा कदम नहीं उठाएगा। और ये कौन कह रहा है? ये एक चाइनीज स्कॉलर कह रहा है, जो कह रहे हैं कि चीन ये ऐसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन कर्नल डिनी, मैं एक बार फिर से इसी वॉर पर रहूंगा। हमास और इजराइल के बीच गाजा में जो युद्ध चल रहा है, क्या 1% भी यहां कोई चांस है इस तरह के किसी परमाणु हमले का? बिल्कुल नहीं। मैं नहीं मानता कि यहाँ पर परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने का कोई चांस है। और मुझे बड़ा ताजुब हुआ जब चाइनीज जो स्कॉलर है या जो वो न्यूक्लियर का जो चांसेस इजराइल हमास युद्ध में और यूक्रेन रशिया वॉर में, और यूक्रेन रशिया वॉर की स्थिति क्या है हमें सब पता है कि किस तरह से वहां चल रहा है। तो और वो बोल रहे हैं कि जब ताइवान और यूएस के बीच में अगर कुछ होता तो हम यूज नहीं करेंगे। मतलब एक इनडायरेक्ट मैसेजिंग है कि भाई हमारे पास है ये Actually. और अगर युद्ध होगा तो हम यूज नहीं करेंगे। मतलब ये भी एक स्ट्रैटेजी है, एक पोस्चरिंग है, इनडायरेक्ट तरीके से बताने, टिपिकल चाइनीज जैसे कहते हैं। तो मेरे साथ गौरव, मुझे लगता नहीं है कोई चांस है इजराइल हमास वॉर में कोई न्यूक्लियर वेपन यूज करने की। ठीक है। गाजा में युद्ध का दूसरा राउंड शुरू हो गया है। उत्तर गाजा के साथ साथ इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा में भी धावा बोल दिया है। दक्षिणी गाजा में 1 दर्जन शहरों में भीषण हमला कर हमास को न सिर्फ घेरने बल्कि खत्म करने की रणनीति लागू कर दी गई है। सवाल यह है कि दक्षिणी गाजा में आईडीएफ का ऑपरेशन क्यों शुरू हो गया है? उससे बड़ा सवाल यह है कि दक्षिणी गाजा में 22 लाख की बड़ी और घनी आबादी है, तो आईडीएफ का ऑपरेशन कामयाब कैसे होगा? क्या दक्षिणी गाजा में उत्तरी गाजा से भी बड़ी तबाही होने जा रही है? Khan Yunis is a center for Hamas activity as well. We're asking civilians, please vacate the area for your own safety. गाजा में विनाश का दूसरा राउंड शुरू हो चुका है। अब तक उत्तर गाजा में लड़ाई हो रही थी, लेकिन अब दक्षिणी गाजा में भी विध्वंस शुरू हो गया है। आईडीएफ ने हमास का जो हाल उत्तरी गाजा में किया है, वैसे ही अब दक्षिणी गाजा में होने जा रहा है। दक्षिणी गाजा में ही हमास की टॉप लीडरशिप रहती है। हमास और अल कसाम का संचालन दक्षिणी गाजा से ही होता है। इसीलिए अब इजराइल दक्षिणी गाजा से हमास और उसकी मिलिट्री विंग का सफाया करने जा रहा है।
इजरायली सेना ने जिस तरह से उत्तरी गाजा को खाली करवाया था, उसी तरह से दक्षिणी गाजा को भी खाली करवाया जा रहा है। इजरायली एयरफोर्स ने खान यूनिस और उसके आसपास मौजूद 4 शहरों में आसमान से पर्चे गिराकर लोगों से उस इलाके को छोड़ने के लिए कह दिया। खान यूनिस, अल करारा, बानी सुहेला, अबासान अल कबीरा और खुजा दक्षिणी गाजा के ये वो शहर हैं जिन्हें आईडीएफ खाली करवा रही है। इसका मतलब ये है कि इन 5 शहरों में बहुत ही भीषण जंग शुरू होने वाली है। इजरायली सेना साउथ गाजा से लोगों को बाहर जाने को कह रही है, लेकिन साउथ गाजा से लोगों को हटाना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहां की आबादी बहुत ज्यादा है। दक्षिणी गाजा में लोगों की तादाद पहले ही बहुत ज्यादा थी, ऊपर से उत्तरी गाजा के लाखों लोग यहां पहुंच चुके हैं। दक्षिणी गाजा की जनसंख्या 17 लाख से ज्यादा है। यहां उत्तरी गाजा से 5 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित होकर पहुंच चुके हैं, यानी इस वक्त दक्षिणी गाजा में 22 लाख से ज्यादा लोग हैं। इन्हें यहां से हटाना नामुमकिन सा है। इजरायली सेना के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती और मुश्किल है। कम इलाके में बहुत बड़ी और घनी आबादी है। बावजूद इसके खान यूनिस में इजरायल ने ऑपरेशन दक्षिण शुरू कर दिया है। खान यूनिस में आईडीएफ के हमले में 26 लोग मारे गए। इनमें 11 लोग एक ही परिवार के थे। इजरायल ने खान यूनिस में भीषण ऑपरेशन इसलिए शुरू कर दिया है क्योंकि यहां हमास की टॉप लीडरशिप रहती है। खान यूनिस ही हमास की गतिविधियों का सबसे बड़ा केंद्र है और यही आईडीएफ उसका खात्मा करने के लिए पहुंची हुई है। खान यूनिस में 5 विलेन हैं जो इजरायल के टारगेट पर हैं। खान यूनिस में हमास के गाजा प्रमुख याह्या सिनवार का घर है। यहीं पर याह्या सिनवार का भाई और हमास लीडर मोहम्मद सिनवार का भी घर है। अल कसाम ब्रिगेड के चीफ मोहम्मद दायर, अल कसाम ब्रिगेड का गाजा चीफ मरवन ईशा और हमास लीडर खलील अल हय्या का घर भी खान यूनिस में ही है। ये 5 लोग खान यूनिस में रहते हैं। इजरायली सेना इन्हीं को मिटाने पहुंची है। दक्षिणी गाजा के 1 दर्जन शहरों में भीषण हमले की तैयारी है। खान यूनिस से लेकर राफा तक बारूद का सबसे बड़ा बवंडर आने जा रहा है। दक्षिणी गाजा में इजराइल का प्लान है क्या? क्या उसका ऑपरेशन कैसे चलेगा, उसे मैप से हम समझ सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल समझ सकते हैं। इजरायली सेना एक साथ दक्षिणी गाजा के 1 दर्जन शहरों पर भीषण हमले करेगी। अल करारा से लेकर बानी सुहेला, अबासान अल जदीदा, अबासान अल कबीरा, खुजा, अल बियूकू, अल ब्यूक, सिबरत, अल अदास, राफा, ताल अस सुल्तान से खान यूनिस तक भीषण हमले कर एक घेरा बना लिया जाएगा। इस घेरे के अंदर ही हमास के बेस और लीडरशिप मौजूद हैं और इसे खत्म करने का जो प्लान है, सबसे भीषण हमले खान यूनिस में होने वाले हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि हमास की गतिविधियों का केंद्र यही शहर है। यहीं पर हमास और अल कसाम की टॉप लीडरशिप रहती है। इसे इजराइल खत्म करेगा। दक्षिणी गाजा से हमास को मिटाने के बाद इस पर इजराइल अपना कंट्रोल स्थापित करना चाहता है। दक्षिणी गाजा में हमास को मिटाने के लिए आईडीएफ ने मरकावा के अलावा 5 नए टैंक डिप्लॉय किए हुए हैं। ये टैंक कौन कौन से हैं, इन्हें भी जान लेते हैं। पहला टैंक है शॉट, ये भी इजराइल का मेन बैटल टैंक है। दूसरे टैंक का नाम है मगच,
ये भी इजरायली सेना का मेन बैटल टैंक है। तीसरा है T-62, ये भी आईडीएफ का मेन बैटल टैंक है। चौथे की बात कर लेते हैं, वो है M60, ये भी मेन बैटल टैंक है। पांचवें टैंक का नाम है सुपर शेरमैन, ये मीडियम टैंक है और इन्हीं 5 टैंकों से इजरायली सेना दक्षिणी गाजा में विनाश का नया अध्याय लिखने के लिए निकल पड़ी है। दक्षिणी गाजा में ऑपरेशन को लेकर इजरायली सेना ने बहुत बड़ा और विध्वंसक ऐलान कर दिया है। आईडीएफ के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने कहा है कि इजरायल का ऑपरेशन हर उस जगह चलेगा जहां हमास की मौजूदगी है। आईडीएफ उत्तरी और दक्षिणी गाजा से हमास को पूरी तरह खत्म कर देगी। इजरायल का साउथ प्लान पूरी तरह तैयार है, लेकिन इसे लेकर इजरायल की कैबिनेट में ही फूट पड़ गई है। नेतन्याहू और उनके वॉर प्लान पर उनकी कैबिनेट ही सवाल उठा रही है कि आखिर गाजा विजय का मकसद क्या है। इजरायल ने गाजा में इस हुंकार के साथ हमले शुरू किए थे कि वो हमास और उसकी टॉप लीडरशिप को पूरी तरह खत्म कर देगी। युद्ध को 43 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो सका है। इसीलिए इजरायल की वॉर कैबिनेट नेतन्याहू से सवाल पूछ रही है। 43 दिनों में हमास का खात्मा नहीं हुआ। हमास की टॉप लीडरशिप अब तक जिंदा है। इजरायल बंधकों को भी नहीं छुड़ा पाया है। युद्ध के बाद गाजा का क्या होगा, इसका कोई प्लान नहीं है। युद्ध के बाद गाजा में किसकी सत्ता होगी? इजरायल अपना कंट्रोल रखेगा या इसे फिलिस्तीनी प्रशासन को देगा? ये भी अब तक साफ नहीं है। इजरायली डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि गाजा से हमास को पूरी तरह से मिटाना करीब करीब असंभव है, क्योंकि हमास एक विचार और विचारधारा है। गाजा में 15,000 लोगों की मौत के बाद हमास के प्रति लोगों का समर्थन और बढ़ गया है। इजरायली सेना के लिए यह भी एक बड़ी चुनौती है। इससे निपटना आसान नहीं होगा। बड़े पैमाने पर हो रही मौतों से इजरायल पर दबाव बहुत बढ़ गया है। इसीलिए आईडीएफ ने दक्षिणी गाजा में युद्ध की अलग रणनीति बनाई है। दक्षिणी गाजा में उत्तरी गाजा जैसी बमबारी नहीं होगी। हवाई हमले बहुत कम किए जाएंगे। दक्षिणी गाजा में जमीनी जंग पर ही फोकस रहेगा। इसके लिए 5 खतरनाक टैंक मैदान में उतारे जा रहे हैं। भीषण हमले कर उत्तर से दक्षिण तक पूरे गाजा पर कब्जे का प्लान है, लेकिन ये काम आसान नहीं होने वाला। सर्दियां आने वाली हैं। सर्दी में युद्ध का समीकरण बिगड़ना तय है। ऐसे में इजरायली सेना क्या करेगी, यही देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गाजा के अल शिफा अस्पताल से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर। गाजा का अल शिफा अस्पताल बन गया है डेथ जोन। अल शिफा के पास 80 शवों की सामूहिक कब्र है, यह कहना है WHO का। WHO टीम को सामूहिक कब्र दिखाई गई। अल शिफा को तुरंत खाली करने की जरूरत है, यह कहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। और गाजा में स्कूल पर आईडीएफ की छापेमारी। अस्पताल के बाद स्कूल में छिपे थे हमास के लड़ाके। स्कूल को बनाया हथियारों का गोदाम। छापेमारी में बरामद हथियारों का जखीरा।
और एक और बड़ी खबर, दक्षिण गाजा में जल्द बड़े हमले की आशंका। इजरायली रक्षा मंत्री का बड़ा बयान, खान यूनिस हमारी ताकत देखेगा। दक्षिण गाजा में ग्राउंड एक्शन के दिए गए संकेत, खान यूनिस को जल्द खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है। יאללה, אני מושך. יש לנו פה שני וסטים של כתב אל-קסאם, עספה, קלאץ', 7 מחסניות, 11 רימונים, מדים, תיקלו, ציוד. מעבר לזה, כל המבנה הגדול הזה יש בו עוד סימנים מעידים פה על פעילות טרור. לא לבד, תן. आपके सामने आप देख सकते हैं इन 3 खबरों के जरिए क्या इस वक्त गाजा का हाल है, चाहे वो अल शिफा अस्पताल हो या फिर आप स्कूल को देखिए। हर जगह आईडीएफ का दावा है या तो हमास का कमांड सेंटर है या फिर वहां पर उन्होंने हथियारों के गोदाम बना रखे हैं। जनरल कुलकर्णी, स्कूल के बाद अस्पताल, क्या दुनिया इस बात को कभी, जो आईडीएफ का कहना है या इजराइल का कहना है, इस बात को मानेगी? आईडीएफ के दावों पर भरोसा करेंगे वो? गौरव, ये अभी वाकई बहुत ही चुनौतीपूर्ण टाइम आ गया है और बहुत ही खतरनाक वक्त आ गया है। अगर हम देखें, थोड़ा सा विश्लेषण करें तो आप देखें तकरीबन 360 स्क्वायर किलोमीटर में से तकरीबन 150 स्क्वायर किलोमीटर जो उत्तरी गाजा है उसको तो उन्होंने बिल्कुल उसको पूरा बर्बाद कर दिया है और बाकी जो 22 लाख लोग हैं वो तकरीबन 250 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में आए। इसमें भी अभी 4 शहर जो तकरीबन 85 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है उसको खाली करने को बोला है। तो आप समझ सकते हैं कि बाकी आबादी जाएगी कहाँ? जाएगी तो या तो इजिप्ट उनको एक्सेप्ट करे या फिर सिविल वॉर हो, जिससे कि जो फिलिस्तीनी है वो हमास के बरखिलाफ आवाज उठाए। क्योंकि जो बार बार हम लोग कह रहे हैं कि हमास मर सकता है, तो हमास की सोच नहीं मर सकती, ये सोच को भी मार रहे हैं। जिस तरीके से आईडीएफ ने सोच लिया है कि बर्बादी करेंगे तो इसके बाद उठने वाले फिलिस्तीनी जो गाजा पट्टी में हो या वेस्ट बैंक में हो, ये सोच लेंगे कि इजराइल के बरखिलाफ अगर आवाज उठानी है तो उनको जो जिस प्रकार से चुनौती का सामना करना पड़ेगा उसको इसलिए हमास ने इतने सालों से स्कूल, मॉस्क, अपने अस्पताल, कमांड सेंटर्स, घरों के नीचे ये सब बना रखे हैं। अब मुझे लगता है ये वक्त आ गया है आईडीएफ को किसी प्रकार से भी गाजा पट्टी में। मैं इस बात पे आगे भी बात करूंगा और कर्नल डिनी मैं आपके पास आता हूं, लेकिन पहले मैं चाहता हूं एक रिपोर्ट दिखा दूं। उत्तरी गाजा सपाट हो चुका है और दक्षिणी गाजा में इजराइल का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। अभी तक ये तय नहीं है कि युद्ध खत्म होने के बाद गाजा का भविष्य क्या होगा, लेकिन इस बात के संकेत मिलने लग गए हैं कि गाजा की धरती से इजराइल के 2 बड़े सपने जुड़े हैं और संभावना यही कि गाजा का प्रशासन अपने हाथ में लेने के बाद इजराइल की सरकार इन 2 ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने वाली है। लेकिन इससे महायुद्ध छिड़ने का खतरा भी जुड़ा है। गाजा में इजराइल क्या प्लान बना रहा है, ये TV9 भारतवर्ष की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। गाजा पट्टी ने विनाश की तस्वीर पहली बार नहीं देखी, लेकिन सच ये है कि गाजा पट्टी पर अब से पहले इजराइल ने इतने विनाशक हमले कभी नहीं किए। उत्तर में गाजा का नक्शा पूरी तरह बदल चुका है। बैत हैनान से लेकर गाजा सिटी तक इतना बारूद बरसाया गया है कि ज्यादातर इमारतें नष्ट हो गई।
इजरायली फोर्सेस ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक गाजा की घेरेबंदी कर दी है। गाजा सिटी में आईडीएफ के टैंक और जवान ऑपरेशन चला रहे हैं। नीले रंग के निशान जहां जहां हैं, वहां इजरायली सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। गाजा पट्टी की सघन बस्तियों में इजरायल के टैंकों के बड़े बड़े ट्रैक नजर आ रहे हैं। उत्तर के बेत लाहिया, बेन हैनॉन, जबालिया कैंप से लेकर गाजा सिटी के दक्षिण में जोहोर अल दीक तक इजरायल की सेना ग्राउंड ऑपरेशन चला रही है। हमास के ठिकाने मिसाइल लॉन्च के अड्डे तबाह किए जा रहे हैं। इजरायल ने अब गाजा को खाली कराने का ऑपरेशन तेज कर दिया है। दक्षिणी गाजा में सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू करने से पहले इजरायली सेना के जवान लोगों को घरों से निकालकर दक्षिणी गाजा के उस हिस्से में भेज रहे हैं जो इजरायल की सुरक्षा दीवार से सटा है। इजरायली सेना ने 18 नवंबर को एक बार फिर गाजा के लोगों को अलर्ट जारी किया है। आईडीएफ ने जबालिया, अल तराज, अल तुफा, अल शुजाया खाली करने का आदेश दिया है। लोगों को कहा गया है कि सलाह अल दीन रोड से इजरायल बॉर्डर पहुंचे। फिलिस्तीनियों को उत्तरी और दक्षिणी गाजा से निकालने के लिए सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक का समय दिया गया है। इजरायली टुकड़ी की निगरानी में लोगों को गाजा के आखिरी छोर पर भेजा जा रहा है। जहां इलाके खाली हो रहे हैं, वहां हमास के ठिकानों को विस्फोट से उड़ाया जा रहा है। और गाजा खाली होते ही हमास के खात्मे के साथ इजरायल का ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू होगा। गाजा खाली होने के बाद इजरायल भूमध्य सागर में बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर सकता है। भूमध्य सागर में फिलिस्तीन जल क्षेत्र में एक बड़ा नेचुरल गैस फील्ड है। संकेत है कि इजरायल इसे अपने कब्जे में ले सकता है। इजरायल फिलिस्तीनी अथॉरिटी के बीच लंबे समय से इस गैस फील्ड को लेकर विवाद जारी है। यह गाजा के नजदीक भूमध्य सागर में 610 मीटर की गहराई में है। गाजा पट्टी के भूमध्य सागर से सटी हुई है। सागर तट से 36 किलोमीटर दूर गाजा मरीन ने नेचुरल गैस फील्ड है। ये सागर में 610 मीटर की गहराई में है। अनुमान है कि इस नेचुरल गैस फील्ड में 3200 करोड़ क्यूबिक मीटर गैस हो सकती है, जो एक बड़ा प्राकृतिक संसाधन है और अभी तक यहाँ गैस फील्ड विकसित नहीं की गई है। 1999 की शुरुआत की अगर हम बात करें तो शुरुआती खोज में ये भी पता लगा था कि इसी क्षेत्र में एक और छोटा गैस फील्ड भी है। इस छोटे क्षेत्र में 300 करोड़ क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस होने का अनुमान लगाया गया था। माना यह जा रहा है गाजा का नियंत्रण और उसकी शासन व्यवस्था अपने हाथ में लेने के बाद इजराइल इसे नेचुरल गैस फील्ड को विकसित करेगा, यहां इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएगा और यहां से गैस निकालकर इसके संसाधन से अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगा। माना यह जा रहा है कि इजराइल इस नेचुरल गैस फील्ड को अपने कब्जे में लेकर भविष्य में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके गैस निकालने का काम शुरू करने वाला है और इसीलिए गाजा को खाली कराया जा रहा है। गाजा मरीन नेचुरल गैस फील्ड 1999 में ब्रिटिश गैस कंपनी ने खोजी थी। फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने ब्रिटिश गैस को गाजा मरीन विकसित करने के लिए 25 साल का लाइसेंस दिया था। इजरायल ने इस सौदे पर अमेरिका के सामने एतराज जताया। इजरायल ने शर्त रखी कि गाजा मरीन से होने वाले फिलिस्तीनी अथॉरिटी के मुनाफे पर तेल अवीव का नियंत्रण होगा। इजरायल ने कहा है कि गाजा मरीन के मुनाफे को फिलिस्तीनी अथॉरिटी टेरर फंडिंग में इस्तेमाल कर सकती है। गाजा मरीन नेचुरल गैस फील्ड की खोज के बाद तब फिलिस्तीनी राष्ट्रपति यासर अराफात ने कहा था कि गाजा मरीन भगवान का तोहफा है। ये गैस फील्ड फिलिस्तीनी अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार देगी। ये वही साल था जब फिलिस्तीनियों ने यरूशलेम पर अपना कब्जा जमाने के लिए इजरायल पर हमला किया,
जिसे दूसरा इंतिफादा कहा गया। लंबे चले संघर्ष के बाद गाजा मरीन नेचुरल गैस फील्ड डेवलप नहीं हो पाई और अब इजराइल ने संकेत दे दिए हैं कि गाजा मरीन पर उसकी नजर है। लेकिन गाजा से जुड़ा इजराइल का ये इकलौता महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट नहीं है। इजराइल अपने बरसों पुराने बेन गुरियन प्रोजेक्ट को भी गाजा से निकालने का प्लान बना रहा है। अभी लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ने के लिए स्वेज नहर का प्रयोग होता है, लेकिन इजराइल इससे भी बड़ी नहर बेन गुरियन बनाने की तैयारी कर रहा है। स्वेज 120 किलोमीटर लंबी नहर है, लेकिन इजराइल की यह नहर 193 किलोमीटर लंबी और स्वेज से चौड़ी होगी, जो लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ने का दूसरा व्यापारिक समुद्री मार्ग होगा। इजराइल का बेन गुरियन प्रोजेक्ट अकाबा की खाड़ी से शुरू होगा। इजराइल जॉर्डन बॉर्डर पर इजराइल की पोर्ट सिटी एलात से यह नहर शुरू होगी। यहां से नेगेव रेगिस्तान की पहाड़ियों और जॉर्डेनियन हाईलैंड्स के बीच पहुंचेगी। डेड सी बेस के नजदीक पहुंचने से पहले नहर पश्चिम की तरफ मुड़ जाएगी और नेगेव माउंटेन रेंज की वैली से होकर गुजरेगी। अंत में यह नहर उत्तर की तरफ मुड़ेगी और गाजा पट्टी के बाहरी इलाके से होते हुए भूमध्य सागर में मिल जाएगी। ये इजराइल का पुराना प्लान है, लेकिन नया प्लान यह है कि नहर ठीक पहले की तरह ही अकाबा की खाड़ी से शुरू होगी। नहर का पूरा रूट ठीक पहले प्लान की तरह ही होगा, लेकिन जो नहर पहले गाजा पट्टी के बाहरी क्षेत्र से घुमाकर भूमध्य सागर तक लाई जानी थी, उसे गाजा पट्टी के बीच से निकाला जाएगा। यानी प्रोजेक्ट की लंबाई घट जाएगी और इसीलिए कहा जा रहा है कि इजराइल इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए गाजा को खाली करा रहा है। गाजा का भविष्य क्या होगा, ये संकेत अब स्पष्ट होने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जॉर्डन बॉर्डर पर बड़ी सैन्य मूवमेंट देखी जा रही है। वेस्ट बैंक के नजदीक सैन्य तैनाती कर दी गई है। फिलिस्तीनियों को बॉर्डर पार करने से रोकने की तैयारी में है जॉर्डन। हमास लड़ाकों के भी बॉर्डर पार करने की आशंका है और जॉर्डन नहीं चाहता कि कोई उसकी सीमा में घुसे। मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर टेंशन बढ़ गई है। तुर्की ने इजराइल पर सवाल उठा दिए हैं। इजराइल के न्यूक्लियर स्टेटस की जांच हो, यह कहा है एर्दोआन ने। IAEA करे परमाणु हथियारों की जांच, एर्दोआन ने कहा है। देर होने से पहले सच्चाई सामने आए। तो दो तस्वीरें, एक तरफ जॉर्डन ने कह दिया है कि वो किसी को अपनी सीमा में आने नहीं देगा, उसने अपने फिलिस्तीन बॉर्डर पर मूवमेंट बढ़ा दी है, सैन्य मूवमेंट, और दूसरी तरफ एर्दोआन ने कहा है कि इजराइल के बॉम्ब की जांच हो, परमाणु बॉम्ब की। कर्नल डिनी, इन दोनों खबरों को देखें तो देखिए क्या कॉन्ट्राडिक्शन है। एक तरफ जो देश बिल्कुल बगल में है वो कोई फिलिस्तीन की मदद में नहीं आ रहे सामने, वो कह रहे हैं कि अपना बॉर्डर तक खोलने को तैयार नहीं है, और वो देश जो बिल्कुल दूर बैठे हुए हैं वो कितने बड़े मददगार बन रहे हैं हमास के या फिलिस्तीन के, ये खबर बता रही है। बिल्कुल गौरव, हमें अगर हम देखें थोड़ी सी अगर एक हिस्ट्री चले तो ये जब लड़ाई शुरू हुई थी, ये अरब इजराइल लड़ाई शुरू हुई थी। उसके बाद अरब पैलेस्टीनियन लड़ाई पैलेस्टीनियन इजराइल युद्ध में हुआ, और अब जाके इजराइल हमास युद्ध में पहुंचा है। जब इजराइल हमास युद्ध में पहुंचा है, जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं उन सभी ने जिस तरह से पहले पैलेस्टीन को सपोर्ट करते थे वैसे नहीं दिया है, और उसी के कारण है, जैसे आपने ठीक बताया, कि कोई भी राज्य जो उनके नजदीक वाले, किसी ने भी इनको अपने जगह पर शरण देने की बात भी नहीं की है। और दूसरी तरफ है, जैसे टर्की के हैं, जैसे पहले हमने ईरान की बात की, ये फिजिकली कोई काम तो कर नहीं रहे हमास को सपोर्ट करने की या पैलेस्टीन को सपोर्ट करने की, लेकिन इनडायरेक्ट मैसेजिंग, इस तरह के बयानबाजी करना, दिखाने के लिए कि हम जो है इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज द ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। और अरब देशों में भी कहां एक राय है फिलिस्तीन की मदद करने को लेकर। जनरल कुलकर्णी, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन एक रिपोर्ट दिखाकर हमास के बहुत ही खतरनाक प्लान का खुलासा हुआ है। हमास इस वक्त गाजा में जिस रणनीति पर काम कर रहा है उससे एटमी विस्फोट होने की संभावना बहुत बढ़ गई है। हमास चाहता है कि इजरायली सेना युद्ध में एटम बम का इस्तेमाल करे ताकि इजराइल पूरी दुनिया की नजर में विलन बन जाए। इसके लिए हमास युद्ध को लंबा खींच रहा है ताकि बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से नेतन्याहू सेना परमाणु विस्फोट कर दे। सवाल यही है कि क्या एटमी विनाश बहुत निकट आ गया है?
गाजा की धरती पर हमास जो कुछ कर रहा है उससे परमाणु विनाश का खतरा बहुत बढ़ गया। हमास इस वक्त जिस रणनीति के तहत युद्ध लड़ रहा है वो गाजा में न्यूक्लियर सुनामी ला सकता है। हमास धीमी गति से युद्ध लड़ रहा है, उससे जंग लंबी खिंचती जा रही है। हमास की नई युद्ध नीति से नेतन्याहू और उनकी सेना परेशान है। ऐसे में जल्द युद्ध खत्म करने के लिए इजराइल परमाणु धमाका कर सकता है। इस युद्ध को 42 दिन हो चुके हैं, फिर भी ये जंग जारी है। हमास गाजा में अलग अलग ठिकानों पर आईडीएफ की टुकड़ी पर हमले कर रहा है। युद्ध लंबा खिंचता चला जा रहा है और इस दौरान इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन, इजराइल पर बढ़ता अंतर्राष्ट्रीय दबाव, अमेरिका पर अरब इस्लामिक देशों का दबाव, ईरानी प्रॉक्सी के लगातार बढ़ते हमले, यही वो फैक्टर हैं जो गाजा में परमाणु विनाश का कारण बन सकते हैं। गाजा के अंदर आईडीएफ और हमास के बीच किस तरह से जंग चल रही है, अब उसकी रियल रिपोर्ट देखिए। बेत हैनान में हमास के लड़ाके आईडीएफ की टैंक पर आरपीजी से हमला करने वाले थे। इजरायली एयरफोर्स ने उन्हें लोकेट किया और फिर मिसाइल मारकर खत्म कर दिया। गाजा में इस इमारत की छत पर हमास का एंटी टैंक स्क्वाड मौजूद था। इजरायली एयरफोर्स ने इसे भी तबाह कर दिया। उत्तरी गाजा में इजरायल ने भीषण बमबारी की तो आसमान में बारूदी धुएं का बहुत बड़ा गुबार नजर आने लगा। इजरायल ने गाजा में भीषण बमबारी की तो हमास के ठिकानों के साथ साथ कई गाड़ियां भी जल गईं। इजरायली सेना ने अल नफाक स्ट्रीट में कई इमारतों को तहस नहस कर दिया। आईडीएफ ने आधी रात को जबालिया कैंप पर एयर स्ट्राइक की। 3 इमारतें मलबा बन गईं, कई लोग मारे गए। आईडीएफ और हमास के बीच गाजा की पतली और सकरी गलियों में आमने सामने की जंग हो रही है। आईडीएफ के जवान गाजा के एक घर में घुसे तो चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। हमास ने यहां बेड में रॉकेट और मोर्टार छिपा रखे थे। इन्हीं हथियारों से हमास लड़ाके इजरायली सेना पर हमले कर रहे थे। आईडीएफ ने इस घर से भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद किए हैं। इजरायल के हमले लगातार तेज होते जा रहे हैं। हमास भी रह रहकर पलटवार कर रहा है। हमास इजरायली शहरों पर रॉकेट की बरसात कर रहा है। इसके अलावा गाजा में सुरंग के अंदर से युद्ध लड़ रहा है। सुरंग युद्ध की इस तस्वीर को देखिए। हमास के लड़ाके सुरंग में मौजूद हैं, वहीं से इजरायली सेना पर मोर्टार से हमले कर रहे हैं। सुरंग में ही रॉकेट और मोर्टार का बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है। आईडीएफ के लिए यही सुरंग सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई है। बेत लाहिया में हमास ने इजरायली सेना के 5 वाहन को यासीन मिसाइल से तबाह कर दिया। सिर्फ हमास ही नहीं, इजरायल पर हिजबुल्ला और अल कुद्स के लड़ाके भी बारूदी धावा बोल रहे हैं। हिजबुल्ला लेबनान बॉर्डर के पास मौजूद इजरायल के सैन्य बेस पर लगातार हमले कर रहा है। बॉर्डर पर मौजूद इजरायल के वॉच और कम्युनिकेशन टावर को ध्वस्त कर रहा है। हिजबुल्ला ने इजरायली मिलिट्री बेस पर हमले का सबसे नया वीडियो जारी किया है। भीषण जंग की वजह से गाजा की सूरत किस तरह बर्बाद हो चुकी है उसका सबूत देखिए।
गाजा का अल रिमाल इलाका पहले सुंदर और हरा भरा था, लेकिन अब बदसूरत हो चुका है। गाजा सिटी सेंटर भी तबाह नजर आ रहा है। इजराइल के हमले में गाजा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी की सूरत भी बर्बाद हो चुकी है। इजराइल के खिलाफ कई फ्रंट खुले हुए हैं। इजराइल कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। गाजा युद्ध न सिर्फ लंबा खिंचता जा रहा है, बल्कि इसका विस्तार भी होता जा रहा है। लंबा खिंचता युद्ध और इजराइल पर बढ़ता दबाव गाजा में परमाणु विनाश की वजह बन सकता है। अगर ये दबाव और बढ़ा तो इजराइल एटम बम से हमला कर सकता है। अघोषित रूप से इजराइल के पास करीब 200 एटम बम है। गाजा युद्ध में नेतन्याहू सेना इसका इस्तेमाल कर सकती है। स्वतंत्र पत्रकार सैम हुसैनी ने इस बाबत बहुत बड़ा और चौंकाने वाला दावा किया है। उनके मुताबिक इजराइल के परमाणु हथियार ही उसे वॉर क्राइम के दंड से बचा रहे हैं। इजराइल इन्हीं हथियारों के दम पर कई देशों को आंख दिखा रहा है। इजराइल इतना आक्रामक है कि वो एटमी हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। इतना ही नहीं, सैम हुसैनी ने यह भी कहा है कि इजराइल के पास एटमी हथियार हैं। इसी डर से ईरान समेत कई देश उस पर हमला नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें डर है कि नेतन्याहू की सेना आत्मरक्षा के बहाने परमाणु धमाका कर सकती है। तो सवाल यही है कि क्या अब परमाणु विस्फोट की तारीख बहुत निकट आ गई है? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। हिजबुल्लाह ने इजराइल का ड्रोन मार गिराया। हर्मीस 450 UAV को तबाह करने का दावा किया है हिजबुल्लाह ने। ईरान की 358 मिसाइल से इजरायली ड्रोन पर अटैक किया गया है। हिजबुल्लाह ने जारी किया यह वीडियो। उधर एक और बड़ी खबर है, इजराइल के खिलाफ सीधी जंग में हिजबुल्लाह। इजराइल पर ईरान का बड़ा ऐलान। ईरान के विदेश मंत्री बोले, आज से सीधी जंग में हिजबुल्लाह। इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह के साथ ईरान। जनरल कुलकर्णी, तो इसमें नया क्या है? हिजबुल्लाह तो पहले दिन से, जब से हमास ने अटैक किया तब से वो खबर दे रहा है उसको। गौरव, जैसे दीदी साहब ने जो विश्लेषण किया बहुत ठीक किया, और जो बातें मैं सुनता आ रहा हूँ और देख रहा हूँ, मुझे इससे लगता है सब कोई बातचीत कर रहा है। मुझे नहीं लगता 25,000 टन एक्सप्लोजिव, यानी 2 न्यूक्लियर बॉम्ब के बराबर का एक्सप्लोजिव जो है अभी तक पिछले 42 दिन में इस्तेमाल हो चुका है, जिससे 12,000 लोग मरे हैं। और इसके बावजूद भी अगर हम कहें कि 30,000 हमास ये लड़ाकू हैं, अगर हम ये भी कहें कि 10,000 मरे हैं, तब भी 20,000 है। वही फिलिस्तीनी अथॉरिटी के महमूद अब्बास का खुद जॉर्डन में है। इजिप्ट ये लेने को तैयार नहीं है, कोई भी रेफ्यूजी को जॉर्डन लेने को तैयार नहीं है। हिजबुल्लाह जो है तैयार बैठा है, बार बार कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है। हिजबुल्लाह को पूरी मदद जो मिल रही है वो ईरान से मिल रही है। तो ये सब लड़ाई में, और इसका पूरा फायदा किसको हो रहा है? सिर्फ जो हथियार बनाते हैं, चाहे वो अमेरिका में बना रहे हैं या इजराइल में, उन्हीं को फायदा हो रहा है और किसी को नहीं। और इजराइल जो है यकीन करेगा कि पूरा का पूरा गाजा जो है कम से कम धरती के ऊपर पहले उसको पूरा तबाह किया जाए, और फिर धरती के नीचे जो ये सुरंगों का जो जाल बिछा हुआ है उसको बर्बाद किया जाए। तो इससे फिलिस्तीनों का जबरदस्त नुकसान होगा। कोई न्यूक्लियर युद्ध नहीं होगा, सिर्फ जो भी होगा नुकसान फिलिस्तीनियों का होगा। जब तक फिलिस्तीनी आवाज नहीं उठाते हमास के बरखिलाफ, और जब तक वो खुद शांति का प्रयोग नहीं करते, अपने घुटने नहीं देखते, तब तक उनको ये झेलना पड़ेगा इजराइल का, क्योंकि इजराइल के अस्तित्व का सवाल है। बिल्कुल सर, इसी पर आता हूं। लेकिन देखिए, एक बड़ी खबर और आ रही है। अमेरिका ने इराक के मिलिशिया गुटों पर बड़ी कार्रवाई की है। मिलिशिया गुट कताइब सैयद अल शुहादा पर बैन लगा दिया अमेरिका ने। KSS कमांडर अल सराजी समेत 6 लोगों को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया है। अमेरिका और दुनिया के लिए KSS बड़ा खतरा, ये कहा एंटनी ब्लिंकन ने। इराक में अमेरिकी बेस पर हमलों के पीछे कताइब सैयद अल शुहादा, यानी वो लोग जो अमेरिका के बेसेस को मिडिल ईस्ट में निशाना बना रहे हैं, उस संगठन पर अमेरिका ने बैन लगा दिया है। उधर सीरिया में फिर अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है। अमेरिका के अल तम्स बेस पर फिर हमला हुआ है। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने ड्रोन से अमेरिका के बेस पर अटैक किया है। कर्नल डिनी, तो ये अमेरिका के बेसिस पर अटैक कोई मैसेज है क्या? क्योंकि 60 अटैक हो चुके हैं जब से 7 अक्टूबर को ये हमास का हमला हुआ है।
क्या मैसेजिंग है इसमें, इन अटैक्स में कुछ? डेफिनेटली देखिए, ये जो प्रॉक्सी वॉर जिसे कहते हैं ईरान की तरफ से जो होता है, अभी तो उन्होंने अभी जो भी बयान आ रहा है कि हम डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे, लेकिन अभी तक जितने भी किए हैं उन्होंने हुतीस से किया हो, हिजबुल्लाह से किया हो, हमास से किया हो, इनडायरेक्ट तरीके से इजराइल और अमेरिका को टारगेट करने की कोशिश की है। खासतौर पे अभी तो इजराइल के ऊपर है, लेकिन आइसोलेटेड अटैक्स यूएस के ऊपर भी कर रहे हैं। तो ये हम ये मानेंगे, एक तो डेफिनेटली एक मैसेजिंग है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि वो टेस्ट करना चाहते हैं कि यूएस कितने हद तक इसको एक रिटेलिएट कर सकते हैं, ताकि एक इस तरह का एक डिस्प्रोपोर्शनेट तरीके से अगर यूएस ने भी किया तो फिर एक अरब वर्ल्ड में या मुस्लिम वर्ल्ड में एक कंसोलिडेशन बन सकता है कि देखिए किस तरह से हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अमेरिका उस पर गिरने वाला नहीं है, वो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ही कर रहे हैं अभी तक। तो ये एक सारे एक प्रॉक्सी वॉर का ही भाग है। गौरव, ठीक बात, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल डेनी आपका, और जनरल कुलकर्णी आपका ही बहुत शुक्रिया अपना वैल्यूबल टाइम हमें देने के लिए, हमारे दर्शकों को इस वॉर का ये लब्बो-लुआब बताने के लिए कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन देखिए, अभी हम जो रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं वो बहुत अहम है। गाजा युद्ध के बीच दुनिया पर एक बार फिर परमाणु संकट मंडराने लगा है। परमाणु विध्वंस की आंधी अरब से उड़ सकती है, जहां अमेरिका और ईरान आमने सामने आ चुके हैं। ईरान अपने प्रॉक्सी संगठनों के जरिए अमेरिकी युद्धपोत पर हमला कर सकता है, और यह हमला रूसी मिसाइल से होगा जो इस वक्त हिजबुल्लाह के पास मौजूद है। हिजबुल्लाह को ईरान के सिर्फ एक इशारे का इंतजार है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया को इस महाविध्वंस से कोई नहीं बचा पाएगा। अरब में एटमी बवंडर के सायरन बजने लगे हैं। विनाश का तूफान लाने की तैयारी हो चुकी है। गाजा युद्ध के बीच दुनिया एक बार फिर विनाश की दहलीज तक जा पहुंची है। ये गलती और अरब की धरती पर किसी भी वक्त परमाणु विध्वंस हो सकता है। ईरान और उसके प्रॉक्सी अमेरिका को उस विनाश के लिए उकसा रहे हैं जिसका ट्रेलर दुनिया 75 साल पहले देख चुकी है। दरअसल ईरान की तरफ से एक ऐसा बयान जारी हुआ है जो अमेरिका को सीधी सीधी चुनौती दे रहा है। ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा, भूमध्य सागर में अमेरिकी युद्धपोतों की तैनाती जंग को बढ़ावा देने वाली है। हमारे क्षेत्र में मौजूद युद्धपोतों की तैनाती अमेरिका को मजबूती नहीं देती, ये अमेरिका पर हमले को और आसान बनाएगी। ईरान विदेश मंत्री के बयान से साफ है कि ईरान का निशाना अब अमेरिकी युद्धपोत हैं, वो युद्धपोत जो इस वक्त भूमध्य सागर में गश्त लगा रहे हैं। और ईरान इन युद्धपोतों को अपनी प्रॉक्सी के जरिए समंदर में डुबोने की तैयारी में है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह भूमध्य सागर में मौजूद अमेरिकी युद्धपोत को टारगेट कर सकता है। हिजबुल्लाह के पास ऐसे हथियार मौजूद हैं जो अमेरिकी युद्धपोतों के लिए खतरा बन सकते हैं। नवंबर की शुरुआत से ही हिजबुल्लाह अमेरिकी युद्धपोतों पर हमले की धमकी दे रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये धमकियां सच हो सकती हैं। इस हमले के लिए हिजबुल्लाह खास तौर से P-800 ऑनिक्स मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है। P-800 ऑनिक्स मिसाइल की लंबाई 9 मीटर है, सुपरसोनिक क्रूज एंटी-शिप मिसाइल है, सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है। ये मिसाइल 2 टन तक वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। अमेरिकी युद्धपोत पर हमले के लिए P-800 ऑनिक्स मिसाइल का इस्तेमाल हिजबुल्लाह की सबसे बड़ी गलती होगी। अगर ऐसा हुआ तो इस युद्ध की चिंगारी रूस तक जा पहुंचेगी। दरअसल P-800 ऑनिक्स एक रूसी क्रूज मिसाइल है। दावा है कि सीरिया के रास्ते ये मिसाइल हिजबुल्लाह के पास पहुंची। हिजबुल्लाह तक मिसाइल पहुंचाने के लिए ईरान ने रूस का साथ दिया। दावा है कि हिजबुल्लाह के इन मिसाइलों के निशाने पर अब अमेरिकी वॉरशिप है। इंतजार है तो सिर्फ ईरान के एक इशारे का।
ईरान की शह पर जहां हिजबुल्ला अमेरिकी युद्धपोत को दहला सकता है, वहीं इजराइल के लिए हिजबुल्ला उत्तर में बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। बीते 24 घंटे से हिजबुल्ला इजराइल के बॉर्डर इलाकों को दहला रहा है। हिजबुल्ला ने इजराइल पर 18 मिसाइल दागने का दावा किया है। ये मिसाइलें इजराइल बॉर्डर के पास शुमरा, शटुला और मेनारा पर दागी गईं। हिजबुल्ला के हमलों में मेनारा में 4 इजरायली नागरिकों के घायल होने की भी खबर है। इधर ईरान ने हिजबुल्ला और गाजा में लड़ रहे हमास लड़ाकों के लिए बड़ा संदेश जारी किया है। ये संदेश ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी की तरफ से जारी किया गया। इस्माइल कानी ने कहा, हम अपने भाईचारे के समझौते पर कायम हैं। ये हमें हमेशा एकजुट करता है। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि इस ऐतिहासिक लड़ाई में जो भी जरूरी होगा हम करेंगे। बयान से साफ है कि ईरान खुलकर हिजबुल्ला के साथ खड़ा है, जो अब अमेरिका से सीधी टक्कर लेने के लिए तैयार है। अमेरिकी युद्धपोतों पर मंडराते खतरे के बीच नेटो भी एक्टिव मोड में आ गया है। अमेरिका ने नेटो के साथ मिलकर ईरान की घेराबंदी शुरू कर दी है। भूमध्य सागर है जहां अमेरिका के युद्धपोत तैनात हैं। यहां लेबनान का हिजबुल्ला रूसी मिसाइलों से सीधा हमला कर सकता है, जिसके बाद नेटो ने फारस की खाड़ी में जंगी बेड़ों की तैनाती बढ़ा दी है। यहां अमेरिका का यूएसएस आइजनहावर पहले से मौजूद है। अब फ्रांस की फ्रिगेट भी यहां पहुंच चुकी है। भूमध्य सागर में जरा सी हलचल ईरान में कोहराम मचा सकती है। यानी हिजबुल्ला की दागी एक P-800 ऑनिक्स दुनिया को महाविनाश की ओर ढकेल सकती है। जिससे ईरान से लेकर रूस और अमेरिका के साथ ही सभी नेटो देश भी धधक उठेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।